मैं स्कूल कॉलेज और यहाँ तक मेरे को जॉब लगे 9 साल हो गए, मैं स्टेज पे बोल नहीं पाती। लेकिन अब हमने शुरू कर दिया ना। सर बच्चों की तो और बात है, मैं ही नहीं बोल पाती। हाँ, मन हमारी 7 पीढ़ी अनपढ़ है, हमारा पूरा परिवेश अनपढ़ है और सब हमारे खिलाफ बोलते हैं, सब हमारे कॉन्फिडेंस को तोड़ने की कोशिश करते हैं। तो आपको डर लगता है, मेरे को बहुत डर लगता है। और मैं कई बार जब मेरे को फॉर्मल भाषण देना होता है, मतलब मेरे सब्जेक्ट का, ये तो मैं गप मार रहा था बच्चों से, अगर मुझे अपने विषय की बात करनी होती है तो मैं 90% हिस्सा मेरे भाषण का लिख के ले जाता हूँ। पहले हुआ व्यक्ति का चेहरा दिख जाता है तो मुझ पर असर हो जाता है, तो मैं डर जाता हूँ। मेरे कई स्टूडेंट्स ने मेरे को कहा कि मेरे को डर लगता है सर, ये मेरे पैर धूस रहे। अरे मैंने कहा कुछ नहीं, आंखें बंद करके बोलते जाओ, थोड़ी देर में पैर ठीक हो जाएगी। तो आप बोलते रहोगे तो आपके डर का किसी को पता नहीं चलेगा। अभी आप बोले तो डर का पता ही नहीं चला। डर आपके अंदर है, आप जानती हो आपके अंदर डर है, मैं जानता हूँ मेरे अंदर डर है। मेरे को, मैंने जीवन में पहली बार इतने छोटे बच्चों से बात की, मेरा कितना डर था। ये बच्चे 2 मिनट में फेल कर देंगे, क्या नहीं नहीं ये तो बेकार आया, कहीं तो कहीं समझ नहीं कोई नहीं, बात बेकार है। तो मुझे पास होना था ना, मुझे भंवरलाल जी से थोड़े सर्टिफिकेट चाहिए, मुझे तो इनसे चाहिए। जो सुनने के लिए आई अब अपना काम छोड़ करके, तो ये सबके लिए भय होता। मैं इनाना गया तो मेरे को कितना डर लगा, हमका इनाना इतना दबंग गांव, भाई कोई भी कह दे बैठ जा, मारू बड़ो कौन बोले, चितानी छुटको शौक है। पर उनको रखा ना ध्यान से, डरने से क्या होता। तो मेरी माँ कहती है कि डर के पास जाने से डर भागता। मैं भी कहता था माँ को कि मुझे डर लगता, तो अगर डर के पास जाओगे तो डर भागेगा। अगर आपको बोलने से, मंच से बोलने का डर लगता है तो आप मंच से बोलो, डर भाग जाएगा, सिंपल। आज से आगे का कोई भी कार्यक्रम होगा, नेक्स्ट मंच संचालन विमला जी करेंगी। बस हो गया, डर खत्म। मंच संचालन का काम विमला जी करेंगी आज के बाद, और बारी बारी से फिर हर कार्यक्रम में मंच संचालक चेंज होंगे, सभी की बारी होगी। प्रार्थना में 5 मिनट का उद्बोधन बारी बारी से ड्यूटी में लगाऊंगा बोलने की, आपको बोलना है। सब्जेक्ट कुछ नहीं बताएंगे आपको, उसी दिन बताएंगे। डर सब खत्म हो जाएगा, सच में खत्म हो जाएगा। सर की तरह गाइड करने वाले मुझे भी, मैं जब नौकरी में गया था तो बिल्कुल मैंने बहुत कम बोला था। कॉलेज में मैं डिबेट में तो जरूर भाग लिया करता था, लेकिन बच्चों के सामने बोलने का मुझे अनुभव नहीं था, मैं डर रहा था। तो वीर सिंह जी राठौड़ पिसांगण के पास में जेठाना गांव है, वहाँ के वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक थे, खानदानी ठाकुर, और उन्हीं के साथ 3 साल तक मैं रहा, एक ही कमरे में। मैं जाट और राजपूत, लेकिन लोग ये सोचते थे कि ये बाप और बेटा है। हम जब वो ये जनगणना का काम चलता था तो दोनों साथ निकलते, साथ ही आते, स्कूल साथ जाते, साथ आते, तो लोग चर्चा करते, बेटा अंक ठीक है, बाप बेटा की दुनिया की नौकरी है। मतलब इतना हमारा तालमेल था। उन्होंने कहा भंवर जी आपको संस्कृत के श्लोक कितने याद है? मैंने कहा खूब याद है। तो प्रार्थना में एक संस्कृत का श्लोक बोलना है डेली, और वो मुझे इन्वाइट कर देते। धीरे धीरे उन्होंने तो मुझे अजमेर में ही ट्रेंड कर दिया, और फिर मैं जब नागौर में आया तो मुझे नागौर वाले तो कुछ भी नहीं लगे सर, सच बता रहा हूँ आपको, ये अहंकार की बात नहीं है। वहां में राजा था, अंधों में काना राजा, कि यार वो तो बड़ो एक्सपर्ट आदमी आए हुए। अजमेर में 3 साल नौकरी करने का ये मुझे लाभ हुआ, अच्छे गुरु का, अच्छे स्टाफ साथी का। और वीर सिंह जी का आज भी पारिवारिक रिश्ता है, हर घर में मांगलिक कार्यक्रम में वो आते हैं, और घरवाली को बेटी बना के गए, वो हर कार्यक्रम में वो आते हैं। मुझे भी हर 1-2 महीने बाद में उनके पास जाना पड़ता है। उनके एक बेटी गोद ली हुई है, तो यूं समझो कि उन्होंने मुझे एक नया रास्ता दिखाया। तो मैं कई बार कहता हूं, हम स्टाफ में हम में से बहुत सारी सर विद्वता तो भरी पड़ी है, आपस में शेयरिंग करें हम लोग आपस में। सर अभी यही तो बात कर रहे थे, जेएनयू में और दिल्ली यूनिवर्सिटी में और नागौर के महाविद्यालय में मूल अंतर क्या है सर? थोड़ा टीचिंग स्टाफ के बारे में थोड़ा सा। तो सारे शिक्षक जो है
भारत के 90% जो विश्वविद्यालय के कॉलेज के शिक्षक हैं वो अनपढ़ हैं, उनको अपना विषय नहीं आता और ये बहुत ही दुखद है। जिनको विषय आता है उनको बहुत अच्छा आता है, वो बहुत अच्छे से चीज़ों को बता देते हैं। नागौर कॉलेज की जो समस्या है वो शिक्षकों की उतनी समस्या नहीं है जितनी पाठ्यक्रम की समस्या है। इतना पाठ्यक्रम पुराना है और उसकी इतनी कुंजियां उपलब्ध है कि बच्चे बिना पढ़े ही पास हो जाते हैं, इसलिए बच्चे पढ़ने जाते ही नहीं। और उस पाठ्यक्रम में ऐसा कुछ भी नहीं है जो पढ़ाते समय आप विद्यार्थियों को कुछ नया दें। जब तक आप किसी को कुछ नया नहीं देते कोई पढ़ने के लिए नहीं आता। तो नागौर कॉलेज में भी नहीं आते पढ़ने के लिए। आप पढ़ाने लग जाओ और आपके पास हम बातें हो तो वही कॉलेज बैठा रहता सुनेगा। मतलब 3 घंटा ये घना गांव में लोग पिन ड्रॉप साइलेंट बैठे सुना हूँ। तो मेरे लिए तो ये उपलब्धि हुई और आज तो मैंने इनसे ही बात की। क्यों समझ में आई ना? तो आज मैंने ध्यान रखा कि मैं टीचर्स की तरफ देखूंगा ही नहीं, मैं इनको कुछ नहीं कहूँगा, मैं तो इन्हीं को ही कहूँगा, बच्चों को ही कहूँगा। तो ये क्या कहना चाहिए, ये बाई प्रोडक्ट श्रोता थे, अतिरिक्त जो है वो सुनने वाले थे टीचर्स। वो सुनो तो सुनो, नहीं सुनो तो मत सुनो, इनके समझ में आवे तो ठीक, नहीं आवे तो और भी ठीक, हमारे बच्चियों को समझ में आना चाहिए, ये सोच करके मैं बोला। तो हमारे श्रोता बदल गए और मैं देख रहा हूँ कि ये तो सुन रही हैं खुशी खुशी उत्साह से। तो टीचर्स का क्या है, टीचर्स का सिंपल है, आप अपना काम अच्छी तरह से करोगे तो आपका सब अच्छा होगा। अगर कोई टीचर, आप लिस्ट बना करके देख लो, जो शिक्षक अपने विद्यार्थियों को नहीं पढ़ाता उनके बच्चे अनपढ़ रह जाते हैं। मैंने कितने ही लोगों को देखा, वो अपने बच्चों को भी नहीं पढ़ा सकते, और अगर बच्चों को पढ़ाएंगे तो ये भी बच्चे ही हैं उनके, इनको भी पढ़ाओ। तो जितना आप जानते हो उतना आप इनको दे दो और आप ज़्यादा से ज़्यादा जानने की मेहनत करो। ऐसा नहीं कि ये लेसन दिया हुआ है इसी लेसन को ही तो पढ़ाना है, उस लेसन की तैयारी इसीलिए के लिए आपको बहुत कुछ पढ़ना पड़ता। वो पढ़ो, तैयारी करो और इनको ज़्यादा से ज़्यादा बताओ। आप मनुष्य निर्माण के बिजनेस में हो, आप सामने सामने खड़े खड़े आदमी को बदलते हुए देख, आदमी को बनते हुए देखते हो, आप आदमी का आप निर्माण करते हो। इसलिए टीचर मुझे हमेशा ही बड़ा लगता है और इसीलिए मैं कहता हूँ ये मास्टरों से, टीचर से लड़ना नहीं भाई, ये किसी को भी नष्ट कर दे सकता। शिक्षक में बहुत ताकत होती है, जो हम निर्माण कर सकते हैं तो ध्वंस भी कर सकते हैं। तो और इसीलिए आप देखते हैं कि टीचर्स जो है वो, किसी टीचर को पता चल जाता है कि रुपए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है तो वो ठेकेदारी करने लग जाता है, बहुत रुपए इकट्ठा करता है, उसके वो बहुत पैसे वाला हो जाता है। किसी को अगर कुछ और लगता है, चस्का लग जाता है तो, और किसी को लगता है नहीं पढ़ाना बहुत अच्छा, तो वो मन लगा के पढ़ाता और उसकी छवि कितनी बनती। मतलब आप ये देखिए, भंवरलाल जी ठीक ही ठाक पढ़ाते होंगे, मैं तो मान के चलता हूँ, पढ़ाते हैं ना, जैसे पढ़ाते हैं ठीक पढ़ाते हैं ना। तो ये मोंडवा की गली में कहीं निकल जाओ, टेढ़ा से टेढ़ा व्यक्ति इनको नमस्ते करता हुआ पाया जाता। सब काम ऐसे ही होता है क्योंकि ये इनके काम की ताकत है जो एक नगर में बोलती, एक शहर में गली मोहल्ले में बोलती। बैंक में गए तो बैंक मैनेजर खड़ा हो गया, बैंक मैनेजर क्या मतलब भाई, उसके बच्चे तो कहीं पब्लिक स्कूल में पढ़ रहे होंगे। आप अगर अच्छा काम करते हो, आपको जो दिया हुआ काम है वो आप अच्छी तरह से करते हो तो आपकी रेपुटेशन सब जगह होती है। इज्जत तो गंध की तरह से फैलती है। आप किसी से कुछ लेते देते नहीं, हम उसको देते ही नहीं। तो इसलिए टीचर्स को अपना विकास करना चाहिए और बड़ा मुश्किल होता है। निर्माण अगर करना है तो आपको विकसित होना पड़ता है, तब आप निर्माण कर सकते हैं। और जिसको हम तो कहते हैं भाई आप हमसे क्या बहस करते हो, हम तो मिट्टी से मनुष्य बना देते हैं।
एकदम कुछ ही नहीं होता है, उसको हम ठोक पीट करके गढ़ करके और हम मनुष्य बना देते। और हमारे मनुष्य बनाने की हमारी एक कला, हम ऐसे ही नहीं होता है कि कोई पढ़ा दिया। हमको पता होता है कि किस समय इस लड़की को डांट की ज़रूरत है, किस समय इसको सपोर्ट की ज़रूरत है, किस समय इसको धमकाने की ज़रूरत है, किस समय इसको क्लास से बाहर निकालने की ज़रूरत है। हम क्लास से बाहर निकालते हैं तो भी वो एक तरह से एजुकेशन और उससे उसका विकास होता है। हमारे JNU में क्लास टेस्ट होता था, तो टेस्ट से पहले कुछ लड़के एकदम हम तो बहुत होशियार है, एकदम कॉलर ऊपर करके और हवा के अंदर रहते थे, तो मैं उनको जो है वो 2nd डिवीज़न नंबर दे देता। बड़ा बेचैन होता सर ये क्या बात होगी और मेरे 2nd डिवीज़न कैसे आ गया, मेरा तो 1st डिवीज़न है, अब तक मेरा आता रहा। मैंने कहा आता होगा, मेरे तो हिसाब से तुम्हारा इतना ही। और उसके बाद वो आगे सारे समय वो लड़का मेहनत करता है और वो विकसित हो जाता है। और एक कमज़ोर स्टूडेंट थी, थोड़ी कम थी, तो और कॉन्फिडेंस भी नहीं था मैडम की तरह, वो भी डरती रहती थी, तो मैंने उसको 1st डिवीज़न दे दिया। तो उसको बहुत कॉन्फिडेंस रखा, अरे मेरे 1st डिवीज़न आया है तो मेरा 1st डिवीज़न आ भी सकता है, तो मेरा 1st डिवीज़न आधा ही आना चाहिए। और उसके बाद वो 1st डिवीज़न पास हुई और हिमाचल में लेक्चरर बन गई गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी। ये कितना बड़ा सूत्र दिया है सर ने। तो इसलिए टीचर्स का बहुत अपना महत्व होता है, और मैं तो अपने अध्यापकों द्वारा ही निर्मित हूँ। और एक बात और मुझे कहनी कि आपका जो कोर स्टडी है वो 6ठी से लगा के 8वीं के बीच में हो जाती है। ध्यान देना बेटा, ध्यान देना। 7वीं कक्षा में जो मुझे इतिहास पढ़ाया था हरचंद साहब ऊण वाले ने, वो मेरे को आज तक याद है, और उसके अंदर में और उस पर जोड़ता रहता हूँ अंदर। और वो जर्मनी का एकीकरण और इटली का एकीकरण और नेपोलियन का ये युद्ध और ये सब चीज़ें उन्होंने मेरे को उस समय समझा दी थी। और 6ठी क्लास में हमारे एक टीचर थे जिन्होंने व्याकरण पढ़ा थी। संधि ऐसे होती है, नीर नीर और फिर पानी का पर्यायवाची का ज लगा दो तो कमल हो जाएगा, द लगा दो तो बादल हो जाएंगे, ये हो जाएगा, इसका समुद्र हो जाएगा, पान, बस ऐसे शब्द याद कराती और संधि के वैसे याद कराती, वही संधि बाद तक चला। तो ये जो 6ठी से 8वीं तक की जो क्लास होती है, 5वीं तक के बच्चों को उनके माता पिता पढ़ा देते हैं। 6ठी के बाद में माता पिता को पढ़ाना नहीं आता, और तब जो 6ठी से आपकी ज़रूरत होती है, और उस समय अगर आप किसी स्टूडेंट को आप खड़ा कर देते हो तो दौड़ने लगता है, तो ज़रूरत है। तो ये बहुत मूल्यवान होते हैं हमारे शिक्षक हमारे जीवन में, और उनका वो हमेशा अदृश्य रहते हैं, वो दिखाई नहीं देते। अभी मैं पूछूँ तो नाम बहुत लोगों को याद नहीं रहता, लेकिन उनकी भूमिका बहुत बड़ी होती है। और इसीलिए जब मेरे को मौका मिलता है तब मैं स्कूल आता हूँ। मैंने नागौर कॉलेज जाना पसंद नहीं किया ना, मैंने कहा चलो मैं तो यहीं पर ही भोले भाले बच्चों से ही बात करेंगे, तो अपनी भी परीक्षा हो जाएगी, कुछ है समझ के नहीं है। और ये बहुत बारीकी से देखते सुनते। पूछना चाहती हूँ, जैसे कि आप एक राइटर हैं, मैंने भी एक बायोग्राफी लिखी थी, 20 to 25 पेजेस लिखा, लेकिन मुझे उसका सीक्वेंस नहीं आया तो मैंने फाड़ के फेंक दिया। पर मुझे उसका सीक्वेंस नॉलेज नहीं है कि हमें एक बुक लिखना है तो किस तरह से लिखना होता है। एज ए जी सर, आप किसकी बायोग्राफी लिख रहे हो? माय हस्बैंड। किसकी? अपने हस्बैंड की। हस्बैंड की। आप उनके और वो कैसे निर्मित हुए इस पर कंसंट्रेट करो। जितना मटेरियल उनकी जिंदगी में है और वो मटेरियल सामाजिक रूप से कितना उपयोगी है, ये तो आप निर्णय करो। आपको उसी को लिखना। कोई आपका एटीट्यूड ही तालमेल, आपकी उनका जीवन ही तालमेल, उनके जीवन में जो चीज़ें महत्वपूर्ण है आपको उस पर कंसंट्रेट करना है। और एक बार आप लिख दोगे, बाद में सेकंड टाइम में जब उसको एडिट करोगे तो आगे पीछे अगर वो चीज़ होगी तो आप उसको आगे पीछे जोड़ दो। मान लो उनके बचपन के बारे में बातें आपको कहें, तो बचपन तो आपने उनका देखा नहीं, सुना? आफ्टर मैरिज वाला। हाँ, तो मैरिज वाला तो चलो लिखना है, पर
किसी आदमी का जीवन लिखोगे तो बचपन तो लिखना पड़ेगा ना। थोड़ा बहुत ही कुछ लिखेंगे। हाँ, तो उसके बाद में जब आप मैरिज के बाद में जब आप लिखने लगोगे तो उनके जीवन का विकास कैसे हुआ, आपका तालमेल कैसे हुआ, आप अपने बारे में भी लिखो। जब हम अपने पति पत्नी के बारे में हम जब लिखते हैं, या पति पत्नी तो किसी के भी बारे में लिखते हैं, तो आप अपने बारे में, आप आत्मकथा लिख रहे हैं। आपको उनकी कोई बात पसंद आती है, कोई बात पसंद नहीं आती है, किसी बात से आप नाराज होती हैं, किसी बात से आप खुश हो जाती हैं, उसकी भी आपको अभिव्यक्ति करनी। लिटरेचर आत्मा अभिव्यक्ति होता है। अब अगर मैं कहता कि नहीं, मैं तो अपने बारे में कुछ नहीं लिखूंगा, मैं तो खाली अपने माँ बाप के बारे में ही लिखूंगा, तो कोई पढ़ेगा ही। मैडम को इसलिए पसंद आया कि मैं लिखता रहा बराबर, तो मेरे को माँ मेरी बड़ी पसंद थी, बड़ी दबंग महिला थी माँ, और वो ऐसा कहती ऐसा कहती ऐसा कहती, मतलब जिसका मतलब होता है जो ऐसे ऐसे कहती, वो मेरे को अच्छा लगता था। तो ये तो मैं कह रहा हूँ, मैं अपनी गवाही दे रहा हूँ। तो आपको उनके लाइफ की गवाही देनी है और अपनी सहमति और असहमति दर्ज करनी है, और तब उनके जीवन के विकास क्रम को आपको लिखना है। इसमें कोई सीक्वेंस नहीं होता है, कैसे भी लिख सकते हैं। कोई सीक्वेंस कह रहे हैं कोई सीक्वेंस नहीं होता है, कैसे भी लिखें। डेट है ना, 24 साल के हुए, 25 के हुए, 40 के हुए, 50 के हुए, तो उम्र है, वो सीक्वेंस पढ़ना देगी आपको। और घटनाओं का सीक्वेंस होता हो, एक तरह की घटना, एक तरह परिवार के अंदर अलग, उसमें अलग, बच्चों के साथ उनका रिश्ता अलग, वो आप लिखो। और दूसरा एक उद्देश्य ये होता है कि आप एक फैमिली डॉक्यूमेंट के लिए लिख रहे हो या पब्लिक कंजम्पशन के लिए लिख रहे हो, ये आपको तय करना है। फैमिली के लिए, पब्लिक के तो लिए। फैमिली के लिए लिखना है तो आप अपने परिवार की सारी चीज़ें आप नोट करते जाओ, सब रिकॉर्ड हो जाएगा, फोटो आ जाएगी, ये आ जाएगा, सब लिखो आप, क्योंकि वो तो आपके परिवार के लोग पढ़ेंगे। तो आपको कोई अतिरिक्त नैतिक दायित्व तो नहीं है। जैसे मैंने जो किताब लिखी तो मैंने अपने परिवार के लिए नहीं लिखी, पब्लिक कंजम्पशन के लिए लिखी। तो मुझे उनकी वो विशेषताएं बतानी थी जो पब्लिक को पसंद है। तो आपको पब्लिक वाला कुछ है ही नहीं था, आप परिवार का नोट करते जाओ। क्या आफ्टर स्किल डेवलपमेंट पब्लिक के लिए एक बार वो आप पहले एक बार आप लिखो, फिर आप उसकी रिव्यू करो खुद ही, और उसके बाद में 2-4 मित्रों को दो, भैया पढ़ करके अपनी ओपिनियन दो। तो वो आपको जो ओपिनियन दें उससे आपको पता चल जाएगा कि आपका क्या है। आपकी पहली किताब है तो बस आप लिख दो, गलतियां कर दो, बिना लिखे नहीं आएगा। लिखी थी सर, कर ही दो गलतियां। हाँ, कर दो। 20 से 25 मैंने लिखा। ये गलतियां स्वीकार होंगी, ये गलतियां स्वीकार होंगी। अब चूंकि बेटियों के लिए कार्यक्रम था, सारी बेटियों को सर ने संबोधित किया। अमूल्य समय लेकर यहाँ पे आए, इसलिए आपको मेरी सभी बहनों की तरफ से, हमारी स्कूल स्टाफ की तरफ से हार्दिक धन्यवाद। और आपने जो बातें बताई है तो हम उस पर अमल करने की ज़रूर कोशिश करेंगे और अपना मार्गदर्शन देते रहिए, यही आशा है। धन्यवाद।